नमस्कार, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हमने अभी न्यायपालिका को वाले विषय का सिलेबस समाप्त किया है। आज से हम एक नई कक्षा केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे। जो ये हमारी कक्षा होगी उसमें जो भी मटेरियल होगा, इस अंक में जो भी आप लोगों को पाठ्य सामग्री दी जाएगी वीडियोस के माध्यम से, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं, यूपी, पीजीटी और टीजीटी। पीजीटी में आपका सिविक्स और टीजीटी में सोशल साइंस, सामाजिक विषय से जो परीक्षाएं आयोजित होती है, जो छात्र देते हैं, उनके लिए विशेष खास तौर पर उपयोगी होगी। और इसके साथ ही साथ उच्च प्राथमिक टेट या सीटेट या अदर स्टेट में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसके लिए ही महत्वपूर्ण होंगी। दरोगा, एसआई आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर इन सभी परीक्षाओं के जो हमारे विषय लिए गए हैं, इसमें इस अंक में वो सबको समाहित किया गया है। कृपया करके हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा भेजें। हम आपकी जो प्रतिक्रियाएं आती है, जो संदेश आते हैं, जो आपका आदेश आता है, उसके अनुरूप कक्षा को ले चलने का प्रयास करते हैं। आज के इस विषय में हम केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कितने प्रकार के ये संबंध होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, संबंधों का निर्वचन कैसे होता है, उसकी अधिकारिता क्या है, आदि आदि विषयों पर बात करेंगे। कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए हम अपने इस अंक को आगे लेकर चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आज केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो पहले जानेंगे कि क्या केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं हुआ है। तो नहीं, केंद्र सरकार का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं हुआ है। हमारे संविधान में संघ सरकार की बात की गई है। लेकिन जब हम बात करेंगे राजनीतिक प्रयोजन की, वित्तीय प्रयोजन की या प्रशासनिक प्रयोजन की, तो उन सब में हम केंद्र सरकार का जो शब्द है, केंद्र सरकार शब्द है, वही प्रचलन में रहता है। इसलिए केंद्र राज्य संबंध कहा गया है। अब बात यह है कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान कहाँ हैं। तो हमारे संविधान में भाग 11 और भाग 12 दोनों में केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। जो भाग 11 है उसमें दो भाग है। अर्थात भाग 11 के अध्याय 1 में हम विधायी संबंधों के बारे में बात करेंगे और अध्याय 2 में प्रशासनिक, जिसे कार्यकारी संबंध भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो हम केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध की बात करेंगे वो हमारे भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक में है। जो केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध की बात करेंगे वो भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक में है। उसके बाद केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध की बात करेंगे। केंद्र और राज्यों के संबंध के वित्तीय संबंध के बारे में हमारे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक में प्रावधानित हैं। हम अब ये जो हमारा पहला विषय है केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध, उसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। देखिए, विधायी शक्ति से हमारा क्या तात्पर्य है। ये पूछेगा कि विधायी शक्ति किसे कहते हैं। केंद्र अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति हमारी विधायी शक्ति कहलाती है। विधायी शक्ति किसे कहते हैं। विधायी शक्ति से तात्पर्य हमारा क्या है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल या राज्य सरकार का मंत्रिमंडल अगर किसी विषय पर विधि बनाता है, विधि मतलब कानून, नियम, संहिताएं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, विधायी शक्ति कहलाती है। हमारा जो अनुच्छेद 245 का उपखंड 1 है, 245(1), ये प्रावधान कहता है, क्या कहता है, देखिए कि संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए, अर्थात जो हमारे संविधान में उपबंधित किए गए हैं उनके अंतर्गत रहते हुए, उनके तहत रहते हुए संसद, देखिए संसद
संसद में कौन कौन आता है ये आप लोग जानते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या कहता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 245(1) कहता है कि संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। संपूर्ण राज्य क्षेत्र से क्या संबंध है? 28 हमारे राज्य हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। उसके बाद अर्जित जो क्षेत्र होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। तो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी कौन? संसद। उसके साथ ही साथ हमारे अनुच्छेद 245(1) में ये भी प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। देखिए विधानमंडल मतलब जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है वहाँ भी विधान मंडल दोनों से मिलके बनेगा और राज्यपाल, और जहाँ आपकी विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर जो होता है उसे विधानमंडल कहते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संविधान के उपबंधों के अंतर्गत रहते हुए संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी एक क्षेत्र के लिए विधि बना सकेगी। वही प्रक्रिया ठीक हमारे विधानमंडलों के लिए भी है। राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अब देखिए विधायी संबंधों की बात की गई है। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में लिस्ट सिस्टम दिया गया है, सूची पद्धति दिया गया है जो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सूची को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य सरकार दोनों को है। अगर विरोध की स्थिति किसी विषय बिंदु पर विधि बनाते समय राज्य और संघ में किसी बात को लेकर विरोध है तो संघ सरकार द्वारा बनाया गया उपबंध ही मान्य होगा। देखिए जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, जब उस समय राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो इस समय वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर और समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो इसमें से 5 विषय निकाल दिया गया तो राज्य सूची में 61 विषय हो गए और समवर्ती सूची में 52 हो गए। और प्रश्न ये पूछेगा कि वर्तमान में जो हमारी 7वीं अनुसूची है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, उसमें संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ये 3 सूचियां होती है। इसके अलावा भी जो नियम और कानून छूट जाते हैं इन सूचियों के अंतर्गत उनको समाहित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद वो शक्ति क्या कहलाती है? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति अंग्रेजी में रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 248 यह उपबंध करता है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होगी वो केंद्र के पास है। प्रश्न ये पूछता है क्या अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, राज्य के पास है? केंद्र तथा राज्य के पास है। तो हमारे जो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 248 के तहत, तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केवल संसद के पास है, अर्थात केंद्र के पास है। इसमें 248 का अनुच्छेद 248(2) क्या कहता है? हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि अनुच्छेद 248 ये कहता है कि इसमें ऐसी शक्ति के अंतर्गत, जो अवशिष्ट शक्ति की बात कर रहा है, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है विधि बनाने की शक्ति शामिल है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के दायरे से बाहर हो, ठीक, तो ऐसी शक्तियों पर
क्या विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास मतलब केंद्र के पास है। हमारा 248 का उपखंड 2 कहता है। अब देखिए प्रमुख विषय। अब हम बात करेंगे, बार बार परीक्षाओं में मिलाने के लिए पूछता है कि प्रमुख विषय संघ सूची के कौन कौन से हैं, राज्य सूची के कौन कौन से हैं। तो उनको देखिए, संघ सूची में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, सेना और सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति, विदेश संबंध, रेल तथा वायु परिवहन, तार डाक सेवाएं, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े मामले, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े मामले, जनगणना से जुड़ी सेवाएं आदि महत्वपूर्ण विषय हैं। आइए इसको एक बार देखते हैं। आज हम अपने इस अंक में केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख नहीं है। पूछा जाएगा कि क्या भारतीय संविधान में केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख है? तो नहीं है, बल्कि संघ सरकार शब्द का प्रयोग है। परंतु वित्तीय प्रयोजनों, राजनैतिक प्रयोजन एवं प्रशासनिक प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार शब्द का प्रचलन है। अब केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, 2 तरह के प्रावधान हैं, केंद्र और राज्य विधायी प्रावधान, उसके बाद केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक या कार्यकारी प्रावधान, और केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। देखिए हम 2 तरह का क्यों कहे? क्योंकि केंद्र विधायी और प्रशासनिक, विधायी और जो हमारा प्रशासनिक है ये भाग 11 में है, ठीक है, और जो हमारा वित्तीय है, फाइनेंशियल रिलेशन, वो भाग 12 में है। ये मिलाने के लिए अगर आएगा तो ये पूछेगा कि विधायी संबंध किस भाग में है? 11 में, प्रशासनिक या कार्यकारी भाग 11 में, और वित्तीय संबंध भाग 12 में, ठीक। अब हम बात किए कि केंद्र व राज्यों के बीच विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो पहले विधायी शक्ति के बारे में जानेंगे। केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। अब अनुच्छेद 245(1) हमारा क्या कहता है? संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए संसद संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक क्षेत्र पर विधि बनाने की शक्ति रखता है। इसके साथ ही साथ किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर या उस राज्य के किसी भाग पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। यही हमारा अनुच्छेद 245(1) कहता है। अब अनुच्छेद 246 में अनुसूची की बात की गई है, लिस्ट सिस्टम की बात की गई है। उसमें जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों को लिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब हमारे संविधान का लिस्ट सिस्टम आया तो संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन और कुछ संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें सूचियों में विषयों को बढ़ा दिया गया। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। उसके बाद जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों से जो विषय छूट गए हैं, अर्थात उन विषयों के अलावा कुछ विषय जो रह जाते हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से उस पर विधि बनाने की शक्ति संघ के पास है, अर्थात केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं है। वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 248 में प्रावधान है। हमारे संविधान का 248 अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियाँ देता है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में उसमें प्रावधानित करता है। ये शक्तियाँ राज्यों के पास नहीं है, केवल केंद्र के पास है। उसके बाद अनुच्छेद 248(2) क्या कहता है? ऐसी शक्तियों के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण इम्पोजिशन के लिए जो उन सूचियों में वर्णित नहीं है पर विधि बनाने की शक्ति शामिल है। अब हम बात किए प्रमुख विषय संघ सूची की, उसके बाद राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसके बाद सूचियों में विषयों का निर्वचन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध की, उसके बाद वित्तीय संबंध की बात करेंगे। तो हमने संघ सूची के प्रमुख विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति से जुड़े मामले, विदेश संबंध, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रेल व वायु परिवहन, डाक तार सेवाएं, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े मामले, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जनगणना से जुड़ी सेवाएं आदि को लिया गया। आइए अब आगे देखते हैं। संघ सूची के प्रमुख विषयों को देखा, अब राज्य सूची के प्रमुख विषय, उसके बाद आपके समवर्ती सूची के प्रमुख विषय। राज्य सूची के किन विषयों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर समवर्ती सूची में ऐड किया गया, ये बार बार पूछा जाता है, इसको देखेंगे। उसके बाद केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध के बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। हम लोग विधायी संबंध के बारे में पढ़ रहे थे। राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं?
देखिए राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हों, जैसे लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय है, पुलिस, कृषि, मादक शराब का उत्पादन, सड़क, परिवहन आदि। 1976 के पहले मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व 5 विषय राज्य सूची में थे। जैसा कि आप जानते हैं राज्य सूची में उस समय 66 विषय थे, 5 को कम कर दिया गया, 61 विषय हो गए। तो कौन कौन से वो 5 विषय हैं जो राज्य सूची से हटाकर और उसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय, वन, शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों के कार्य प्रबंधन को क्या किया गया, राज्य सूची से हटा दिया गया और इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची में 5 और विषय शामिल कर दिए गए। कौन कौन से? वन, शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्यायालयों का परामर्श का प्रबंध सम्मिलित किया गया। अब समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए? पहले 47 थे, अब 5 और जुड़ गए, अब कितने हो गए? 52। इसके बाद समवर्ती सूची में कौन कौन से और विषय हो गए? भ्रमण, आयोजन, जनसंख्या नियंत्रण। ये बार बार पूछता है कि जनसंख्या नियंत्रण, पुलिस, शिक्षा, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब मिलाने के लिए बार बार आप लोग देखेंगे अपने पुराने प्रश्न पत्र जो परीक्षाओं में आए हैं आंसर, तो उसमें सब प्रश्न आपको मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, ये अंक है, इसको आप देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए? 52। 5 विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सम्मिलित किए गए थे। इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय, वन, शिक्षा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों का कार्य प्रबंध राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तब समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 हो गई और राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 हो गई। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय था, केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध, रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये किस में दिया गया है? भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 में। तो देखिए सामान्य समय में केंद्र और राज्यों के बीच में कौन से प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध होते हैं? कार्यकारी शक्तियों का समान विभाजन। केंद्र और राज्यों में कार्यकारी शक्तियों के समान विभाजन की बात की गई है। राज्य को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, उसके बाद अन्य संवैधानिक तथा संवैधानिकतर प्रावधान। ये सामान्य समय में केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में ये विषय आते हैं। लेकिन आपातकाल में प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, हम अपनी पुरानी कक्षाओं में इसके बारे में विस्तृत बात कर चुके हैं। आप हमारे जब गूगल सर्च पर या यूट्यूब पर आप एल्विन क्लासेस ELWINCLASSES टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो एल्विन क्लासेस नाम का एक चैनल खुलेगा, ओपन होगा। उसको जब आप ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, BO एग्ज़ाम, उसके बाद मैथ, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम से आपकी जो मीनू होगी उसका खुलेगा और उसमें इंडियन पॉलिटी वाले चैप्टर में अब जब जाएंगे तो आप इसको देखेंगे संघ वाले में। ठीक, हमारा निवेदन है कि आप लोग अगर भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ना प्रारंभ किए हैं तो हमारी पहली वीडियो से आप देखना प्रारंभ करें, आपको समझने में और आसानी होगी और चीज़ों को आप एक सोपानिक क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। देखिए आपातकाल में जो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध होते हैं वो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के समय की बात इसमें की गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 की बात की गई है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 312 की, ये महत्वपूर्ण है। संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 312 क्या है? नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के प्रावधान से संबंधित है। प्रश्न कई बार पूछा है कि अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो किससे है? नई अखिल भारतीय सेवा के गठन से।
ये अधिकार किसको है? राज्यसभा को। राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद क्या करती है? गठित करती है नई अखिल भारतीय सेवा। अब प्रश्न ये पूछता है कि भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो भारत में वर्तमान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। भारतीय वन सेवा 1965 तक अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल नहीं थी। वर्ष 1966 में IFS सेवा को भी, भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित किया गया। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवा में भारतीय वन सेवा को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1966 में। अब देखिए संविधानेतर प्रावधान कैसे प्रावधान होते हैं? ऐसे प्रावधान जो संविधान में उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन कई विषयों को सुलभता से संचालित करने के लिए, विधि निर्माण करने के लिए, समन्वयों को बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो उस प्रावधान को क्या कहते हैं? संविधानेतर प्रावधान। देखिए इसके बारे में दिया है कि ऐसे सलाहकारी निकाय जो केंद्र तथा राज्यों के समन्वयों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तथा उनके उल्लेख संविधान में नहीं होता है, ऐसे निकायों की अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करता है। यहाँ पे संविधानेतर प्रावधान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये कहा गया है कि ऐसे सलाहकारी निकाय जो केंद्र तथा राज्यों के समन्वयों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है, वैसे इंस्टीट्यूशन का कौन करता है? अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करता है। वो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राष्ट्रीय एकता परिषद आदि। आइए इसको एक बार और देखते हैं। हम पढ़ रहे थे विधायी शक्ति के बारे में, उसमें राज्य सूची के प्रमुख विषय की बात की। राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? कैसे विषय? क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं। इस समय राज्य सूची में 61 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची के उन विषयों में जोड़ दिया गया। यही 5 विषय बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि क्या ये समवर्ती सूची में है या राज्य सूची में है। तो ये 5 विषय अब समवर्ती सूची में जुड़ गए हैं। पहला है वन है, दूसरा है शिक्षा, तीसरा वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण है, चौथा माप तौल है, उसके बाद 5वां न्यायालयों का कार्य प्रबंध है। अब समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। उसके बाद हमने दूसरी बात की केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंध में। इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक में दिए गए हैं। सामान्य समय में और आपातकाल के समय में कार्यकारी शक्तियों का समान विभाजन, राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, अन्य संवैधानिक तथा संविधान। हमने 312 अनुच्छेद 312 को देखा। संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करना है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की है: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा को 1966 में अखिल भारतीय सेवा में जोड़ा गया। संविधानेतर प्रावधान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसी सलाहकारी निकाय जो केंद्र तथा राज्यों के समन्वयों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तथा उनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक, ऐसे निकायों की अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करते हैं। जैसे उसमें नीति आयोग है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राष्ट्रीय एकता परिषद। आप लोग हमारी इस कक्षा में को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, वित्तीय संबंधों के बारे में। उसके बाद कैसे विषयों का निर्वचन होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं और भी ज़्यादा सार्थक प्रयास करें। ये हमारे मनोबल को, हमारी टीम के मनोबल को ऊंचा रखने का काम करेगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।